सीधे आपको लेकर चलेंगे लोकसभा। सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन साथ ही साथ शुरू हो गया है विपक्ष का हंगामा। व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, बिहार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है और बिहार में जहां 11 वर्ष पहले मात्र 1132 करोड़ रुपए पर एनम बजट का एलोकेशन होता था, वहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर बिहार के लिए रेलवे के बजट को 9 गुना बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है माननीय अध्यक्ष जी। और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि कई वर्षों से लंबित थे, उन सब प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता के बहुत पुराने जो लक्ष्य थे, पुरानी आकांक्षाएं थी, उनको पूरा किया। मुंगेर और पटना पे नए ब्रिज बने। कोसी जो कि श्रद्धेय अटल जी ने अप्रूव किया था, उसको आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कंप्लीट किया। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, आखिरकार तो प्रोजेक्ट को आरंभ करने वाले भी एनडीए और कंप्लीट करने वाले भी एनडीए, तो बिहार की जनता के प्रति न्याय केवल एनडीए ही कर सकता है, ऐसा बहुत स्पष्ट है। माननीय सांसद महोदया ने जो विषय लिया है सीतामढ़ी से सीवर प्रोजेक्ट का, इसके बारे में मैं आपको बहुत आनंद के साथ बताना चाहूँगा कि जो बागमती नदी पे ब्रिज बनना है उसका टेंडर हो गया है, जो कि देकुली धाम शिवर में उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। जमीन के अधिग्रहण के लिए 262 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं और काम बहुत अच्छा तेजी से चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, बिहार में और भी बहुत अच्छे काम हुए हैं। 98 स्टेशंस का पुनर्विकास किया जा रहा है। 8 वंदे भारत चल रही है, 5 अमृत भारत गाड़ियां चली है, 1 नमो भारत गाड़ी चल रही है, 218 फ्लाईओवर और अंडरपासेस बने। माननीय अध्यक्ष जी, बिहार के प्रति रेलवे का संपूर्ण दायित्व है और बहुत तेजी से उसमें काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने बिहार के विकास के लिए विभिन्न रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी है और मेरे प्रश्न का विस्तृत जवाब भी दिया है, इसके लिए धन्यवाद। मैं शिवहर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूँ और शिवहर के लोग स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई है और आशीष, जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे थे कि पिछले 2 दिन मानसून सत्र के जो दिखा है, तीसरे दिन भी तस्वीर वैसी ही है। जोरदार हंगामा विपक्ष की तरफ से जारी है। आशीष जी हाँ, बिल्कुल। ये जैसा मैं और आप पहले डिस्कस कर रहे थे कि ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है विपक्ष की, इंडिया अलायंस के तमाम पार्टीज़ की, जो उन्होंने कल बैठक करके तय किया कि सरकार को कैसे घेरना है। तमाम मुद्दे हैं रोमाना जिसको विपक्ष ने उठाया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि प्रधानमंत्री संसद के अंदर गए हैं, जो लगातार विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है। मैं आशीष आपको रोक रही हूँ। सीधे तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में अपनी बात रख रहे हैं। ड्राइव एसआईआर का चल रहा है और इलेक्शन कमिश्नर अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को नहीं रखे हैं और सूत्रों से खबर मिलती रही है। 2003 में यह ड्राइव हुआ था महोदय, जब अटल जी की सरकार थी। उस समय 1 से 2 साल लगा था इसको करने में, और अब ये जाकर के हो रहा है। यानी इन बीच में 2025 और 2003 के बीच में कई चुनाव हो गए। यानी हम मान लें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर नीतीश मोदी जी का चुनाव हुआ तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए, या हम जितने विधायक हम भी चुन करके आए हैं तो वो फर्जी वोटर से आए हैं। तो इसका माने क्या है महोदय? ये सवाल ज्यादा हम समय नहीं लेंगे महोदय। 4 चीजों को लेकर के हम लोगों ने सवाल जो है पूछा था। एक, समय को लेकर के, अगर आपको कराना ही था तो फरवरी में एक नया लिस्ट आया था वोटर लिस्ट का। अगर आपको इतना ही कराना था, इतना ही कंप्लेन था, तो आप लोकसभा के चुनाव के बाद आप प्रक्रिया शुरू कर देते। समय जो है लोगों को बचता, वो भी इस समय जब मानसून का समय है। और हम लोग भी देख रहे हैं कि कितने घर बीएलए लोग जा रहे हैं। खुद ही कई डॉक्यूमेंट्री हम लोगों ने वीडियोस देखे, कई निष्पक्ष ईमानदार पत्रकारों का हम लोगों ने वीडियो देखा है
कि बीएलओ जो है खुद ही फॉर्म अंगूठा मार करके साइन करके अपलोड कर रहा है। और इसमें महोदय इलेक्शन कमीशन ने डॉक्यूमेंट मांगे, 11 ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे। पहले बता दें, डॉक्यूमेंट के मामले में चाहे मैट्रिक का हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है डॉक्यूमेंट के मामले में। मात्र 2.3% जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है महोदय। फिर भी वो 11 ऐसा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है जो गरीब के पास ही नहीं है महोदय। क्यों नहीं आधार को जोड़ा गया? आप इलेक्शन कमीशन ने आधार को लिंक किया था वोटर आईडी से ताकि डुप्लीकेसी ना हो महोदय। क्यों नहीं राशन कार्ड इंक्लूड किया जाता है? क्यों नहीं मनरेगा कार्ड यूज करने के लिए अनुमति दी गई? बल्कि ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए सलाह दी कि आप आधार कार्ड यूज कीजिए, आप राशन कार्ड जो है आप इस्तेमाल करने का काम कीजिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फटकार और सलाह के बाद भी खुल के सामने आके अपनी बात को नहीं रखा। 4.5 करोड़ लोग महोदय। एक मिनट, वहां से आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पत्रकार दीर्घा से मेरा निवेदन है, आप वहां से ना तो फोटो खींच सकते हैं और ना वहां से आप वीडियो बना सकते हैं। कृपया ऐसा नहीं करिए। अध्यक्ष महोदय, हम तो अपना वीडियो लेकर के डलवा सकते हैं ना? आप बोलिए ना। हम तो निकलवा ही सकते हैं ना? नहीं, तो यहाँ टेलीकास्ट हो ही रहा है ना, यहाँ तो टेलीकास्ट हो रहा है, लेकिन वहाँ पत्रकार दीर्घा में अनुमति नहीं है। सब लोग इसका पालन करिए। बोलिए। तो अध्यक्ष महोदय, पहली बात की डॉक्यूमेंट को लेकर सवाल है। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट जो गरीब के पास नहीं है, कहां से हो जाएगा? डॉक्यूमेंट बनाएगा 25 दिन के अंदर? अब तो समय भी खत्म हो गया है। कहां से? 4.5 करोड़ लोग बिहार के लोग जो है बाहर पलायन करते हैं। राज्यसभा में ये हमारे सांसद द्वारा सवाल पूछा गया। लेबर मिनिस्ट्री जवाब देती है कि लगभग 3 करोड़ बिहारी रजिस्टर्ड हैं लेबर जो बाहर रहते हैं। तो नॉन रजिस्टर्ड को आप मिला ले तो 4.5 करोड़ जो बिहार के लोग जो है वो बाहर रहते हैं। कुछ काम के लिए जाते हैं, कुछ छोटी अवधि के लिए जाते हैं, कुछ लंबे अवधि के लिए जाते हैं, लेकिन वोट देने वो बिहारी आते हैं महोदय। अब डर है कि उन लोगों का भी जो है वोटर लिस्ट से नाम जो है महोदय कट जाएगा। और चुनाव आयोग कौन होता है नागरिकता साबित करने वाला? ये काम भारत सरकार और गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। कहीं कोई कानून में अगर लिखा हो कि नागरिकता की बात है। यहाँ 2 उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। कल परसों ही सुन तो लो भैया, पर एक मिनट अध्यक्ष महोदय, चुनाव आयोग में हलफनामा दिया है 780 पेजों का। उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार, घुसपैठिए का कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है। तो आप जब इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है, जब इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है कि कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई भी, अरे भाई सुन लो ना, आप अपनी बात कहिए ना, अपनी बात कहिए। कोई बाहर, वही विदेशी के वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। वही विदेशी वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अब तू चुनाव जीत गया। नेता विरोधी दल इधर देख के बात करिए ना, इधर देख के बोलिए। बोलिए इधर देख के, उधर क्यों देखते हैं आप? इधर देखो यार, इधर क्या देखो। बैठिए बैठिए प्रेम जी, बैठिए। बैठे बैठे मत बोलिए, बैठ जाइए। आप भी बैठे बैठे मत बोलिए, बोलिए। फरवरी एक नेता बोल रहे हैं, आपके नेता। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हम कर देते हैं। अभी सुनो भाई, बीजेपी के 52,986 पंजीकृत बीएलए ने कभी भी विदेशी नागरिकों के मामले चुनाव आयोग के सामने नहीं उठाए। बीएलए आपको जो इस संबंध में कहना कहिए ना, ये आरोप प्रत्यारोप का जगह नहीं भैया। ये विषय वैसा नहीं कि इसमें आरोप प्रत्यारोप किया जाए। अब बात ये है कि आज का दिन पहले क्या है, सब लोगों को अपना अपना जो देता है
तो उसी को ना सुनने का समय है। तो सुनो, अरे सुनो ना पहले, शांत रहिए। पहले तो थे ना। ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को नहीं दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है, अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। अभी सब जो बोलते रहता है, आप बताइए, तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं। तो ये सब काम सुनिए, अरे ये सब चीज बोलने का क्या मतलब है? अरे आप तो आज तो तीसरा दिन है, 2 ही दिन और 3 ही दिन है, इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है, और हम लोगों ने कितना काम शुरू से किया है। क्या था वो ये बजट? अरे सुनो, हम बता रहे हैं, सुनो। अरे पहले का बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है? आज 3 लाख से भी ज्यादा। और केंद्र सरकार ने भी, सुनिए, केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है। और मिलकर के बिहार में जो चीज की कोई कमी थी, हम लोग चारों तरफ घूम करके देखे हैं, और जहां कोई कमी थी उसको भी कर दिया। और एक एक काम हम लोग कर रहे हैं हर दिन के लिए। जब भी कहीं जरूरत रही वो काम किए। तो अब मामला है कि चुनाव लड़ना है, तो भाई चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। लेकिन आप एक बात हम कहते हैं, अरे 2-3 गो महिला है, अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया, बैठो ना कुछ किया। अरे इसकी माता थी तो उसी पर ना बोल रहे हो? क्या है? हम लोगों ने जितना ज्यादा महिलाओं के लिए भी किया, 50% शुरू किया 6 से ही, 2006 से ही। और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए किया। और उसके बाद आप लोग मुस्लिम के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। और उनके लिए भी सारा काम हम लोगों ने कर दिया। तो सारे लोगों के लिए हम लोगों ने शुरू से काम किया। और बीच में थे तो कितना ज्यादा पढ़ाई कर रहे थे। अब उसके बाद मान लीजिए नहीं कुछ किए, देखा इधर उधर नहीं थे तो छोड़ दिया। अब सुनिए, अरे छोड़ो ना, जाके चुनाव लड़ोगे, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो, बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था। और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। हम कहेंगे अब क्या जरूरत है? अरे अपना अरे हाउस में, ये हाउस है, अब फिर जो चुनाव होगा तो सब हाउसे में जो रहेगा। अब जो भी देश की जनता जिसको भी जिताएगी, जो भी होगा। तो इसीलिए इन दिनों इतना ज्यादा आप लोगों को बेमतलब का नहीं करना चाहिए।
संजय जी बैठिए। कहेंगे कि भाई अभी जो आपका है हर किसी से जिनका जो चुनाव कराई है वही चीज हम तो यही कहेंगे। अब अननेसेसरी कोई करने की कोई जरूरत नहीं। शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। संक्षेप में एक मिनट नेता विरोध संक्षेप में अपनी बात। अध्यक्ष महोदय, और मेरा एक आग्रह आपसे है, मेरा आग्रह है कि जिस विषय को आपने उठाया है उस विषय में जो जो खामियां हैं उसका आप जरूर जिक्र करिए, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। आरोप प्रत्यारोप में न जाए। बोलिए। माननीय अध्यक्ष बैठिए महोदय, बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, और आपके कहने पर मैंने सभी दलों के नेताओं को बोलने के लिए सोचा है, इसलिए आप थोड़ा संक्षेप करेंगे तो बाकी लोगों को मौका मिल पाएगा। नहीं, आपकी बहुत कृपा महोदय। बोलने दीजिए ना। आप बैठिए बैठिए। वीरेंद्र जी सुना में रहिए आप। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बैठिए आप। वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम, अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। ये तरीका नहीं है, ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? सीमा में रहिए। ये कौन तरीका हो गया यार? ये कौन तरीका बताइए आप? अरे बैठ जाइए। नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं बंद करता हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है बताइए आप, क्या तरीका है ये? वो क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोला इन्होंने? क्या जरूरत? ये कोई बात नहीं, हो गया। ये नहीं हो सकता। बैठ लो। अरे मैं ये क्या बोलती है बताइए अभी? आप क्षमा मांगे पर नहीं, क्षमा मंगवाइए। नेता विरोधी दल क्षमा मंगवाइए तब होगा, नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। आप क्षमा मंगवाइए पर नहीं, ये शब्द नहीं चलेगा। नहीं, क्षमा मंगवाइए। आप खेद प्रकट करवाइए नेता विरोधी दल। आप बैठिए बैठिए बैठिए। नेता विरोधी दल मेरा एक आग्रह होगा, नेता बैठ जाइए, आप बैठिए, पहले बैठिए ना, बैठिए आप, पहले बैठिए, और पहले बैठिए ना, आप बैठिए, आप पहले बैठिए पहले बैठिए ना, आप बैठिएगा तब ना बैठिए। नेता विरोधी दल मेरा एक आग्रह होगा, खेद प्रकट करिए, कोई अपमान नहीं होगा खेद प्रकट करने में। मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूँ। आप एक बात समझिए अध्यक्ष महोदय, उनको कहिए खेद प्रकट करने आपकी अनुमति से हम बोल रहे थे कौन होते हैं बोलने वाले? नहीं, उनके सब पर ये है, सारा हंगामा सब पर ये हुआ। आपको सलाह दे रहे हैं। आप कहिए वो खेद प्रकट करें। हम बोल रहे हैं नेता विरोधी दल खेद प्रकट करा दीजिए, आराम से चलेंगे, सबको बोलने का मौका देंगे। थोड़ी हो सकता है ये बाप विधानसभा किसी का बाप का होता है। आप कहिए खेद प्रकट करें, सब लोग बोलेंगे, सब बैठेंगे। हम अपनी बात को रखेंगे ना अध्यक्ष। आप पहले खेद प्रकट कराइए, खेद प्रकट कराइए, आपको बोलने का अवसर देंगे। बोल रहे हैं नहीं, ये नहीं होगा, बहुत हो गया, गुंडे ये बहुत हो। गुंडे के विरुद्ध लड़ करके आए हैं, बैठोगे तब ना। हजारों लोगों को यह हत्या किया है, इसके विरुद्ध लड़ेंगे। भाई वीरेंद्र जी को कहिए खेद प्रकट करें। खेद प्रकट करने पहले सब लोग से आग्रह है, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए, बैठिए अपने स्थान पर, बैठिए 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 अपने स्थान पर बैठिए, बैठिए सब लोग, बैठिए 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 बैठ जाइए, पहले बैठिए सब लोग, बैठिए अपने स्थान पर, बैठिए बैठिए आप बैठिए। नेता विरोधी दल आपने भी सुना है और हम सब ने सुना है। बैठो आप। संजय क्या हो रहा है? संजय जी बैठिए बैठिए। बैठिए 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 बैठिए। नेता विरोधी दल जिन शब्दों का इस्तेमाल भाई वीरेंद्र जी ने किया, कहीं शोभनीय नहीं। इतना बढ़िया ढंग से सदन चल रहा था, आपकी बात भी हम सुन रहे थे। मैं आपके आग्रह पर सब नेताओं को बोलने का भी तय किया हमने, और तब इस प्रकार की बात बोल के क्यों हंगामा खड़ा करना चाहते हैं? सदन तो विमर्श का विषय है ना। आप शांत रहिए ना। अरे रुकिएगा ना आप,
मेरा आग्रह, खेद प्रकट करना सदन में कोई पहली बार नहीं होता। कई बार हम लोगों ने खेद प्रकट किया, मंत्री के नाते भी खेद प्रकट किया। अगर कोई बात भूल बस निकल गया है तो कह देने में कोई आपत्ति की बात नहीं है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि उनको कहिए एक बार खेद प्रकट कर दें और बात समाप्त हो जाए। एक मिनट, इतना ही आग्रह। अध्यक्ष महोदय, यहाँ कोई भी बोलता है तो आपकी अनुमति से बोलता है महोदय, लेकिन अगर कोई सलाह दे आपको तो ये भी हमसे देखा नहीं जाता। अगर हमारे पक्ष के किसी सदस्यों द्वारा अगर कोई किसी को किसी बात से ठेस लगी है तो उसका दुख मत मानिए, ऐसी कोई बात ही नहीं है। बैठ बात देखिए, हम यहाँ बैठिए ना, बैठिए। हम आप बैठो ना भाई। चर्चा कर रहे 14 करोड़ बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम ना बैठिए ना। अरे निर्णय हम करेंगे कि आप करिएगा, हम करेंगे कि आप करिएगा। बोलिए, बैठिए, बैठिए आप पहले बैठिए, आप बैठिए मंत्री महोदय, बैठिए कि नहीं बैठिएगा? बैठिए, ये हम निर्णय करेंगे आप करिएगा, हम निर्णय करेंगे कि आप करिएगा। बैठिए। आप हंगामा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री को कहे, मैं कर रहा हूं, बैठिए आप पहले बैठिए, बैठिए अपने सामने बैठिए। सदन मैं चलाऊंगा, आप नहीं बैठिए। माननीय नेता विरोधी दल, मैंने पहले भी कहा आपको कि सदन में पहली बार शांत रहे। अरे शांत रहो ना भाई। अब सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है 2 बजे तक। क्या मतलब है? तो जोरदार हंगामा बिहार विधानसभा में, जिसके बाद बिहार विधानसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। देखिए, बिहार में जो वोटर लिस्ट रिवीजन का काम चुनाव आयोग कर रहा है, उसी को लेकर सदन में जोरदार आर पार। इसी पर तेजस्वी यादव अपनी बात रख रहे थे और वो जब एसआईआर को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करवा रहे थे तो फिर बीच में इंटरवीन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आरजेडी पर जोरदार हमला किया गया। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल का जिक्र कर नीतीश कुमार ने बताया कि कैसे उस दौर में कुछ भी नहीं था और जितना बिहार में विकास हुआ है वो सब नीतीश सरकार के दौरान हुआ है। इसी को लेकर आर पार जेडीयू और आरजेडी में यहां छिड़ता दिखा। तो एनडीए और महागठबंधन में जोरदार आर पार। बिहार विधानसभा के भीतर ऐसी स्थिति बनी कि अब बिहार विधानसभा की कार्यवाही भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वोटर लिस्ट के रिवीजन के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, उसी पर तेजस्वी यादव अपनी बात रख रहे थे, लेकिन बात आगे बढ़ी। नीतीश कुमार की तरफ से पलटवार किया गया, जमकर निशाने पर लालू राज, राबड़ी राज को लिया गया और उसके बाद देखते ही देखते पक्ष विपक्ष के बीच बिहार विधानसभा में जोरदार घमासान हंगामा इतना बढ़ा कि आखिरकार बिहार विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आप जानते हैं, इससे पहले संसद की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई भी दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। और ये जो बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का मामला है, ये बिहार विधानसभा से लेकर दिल्ली में संसद तक गरमा रहा है और इसी को लेकर विपक्ष जोरदार हंगामा करता हुआ, एक तरफ बिहार में मोर्चा तेजस्वी यादव की तरफ से, आरजेडी की तरफ से संभाला गया है, वहीं अगर संसद की बात की जाए तो यहां पर इंडिया गठबंधन एकजुट है और जोरदार तरीके से सरकार की घेराबंदी कर रहा है। एसआईआर को लेकर आज दिल्ली में भी संसद भवन परिसर में इंडिया गठबंधन के सांसदों की तरफ से जोरदार विरोध करवाया गया और यहां पर सभी जो सांसद थे इंडिया गठबंधन के, वो विरोध के तौर पर, प्रतीकात्मक तौर पर काला रंग उसी में कहीं ना कहीं नजर आए। किसी ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, किसी ने काले रंग का गमछा गले में डाला हुआ था, किसी की बाजू पर काले रंग की पट्टी बंधी हुई थी। और इसी मुद्दे को लेकर आज बिहार विधानसभा में भी हंगामा जोरदार हुआ। एसआईआर का मुद्दा था और उस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में करवा रहा है, उसी को लेकर आर पार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच बिहार विधानसभा में देखी गई।
स्पीकर ने भाई वीरेंद्र के बयान पर आपत्ति जताई। भाई वीरेंद्र अपने बयान पर माफी मांगे। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र, लेकिन भाई वीरेंद्र ने माफी नहीं मांगी। हंगामा बढ़ता गया और ऐसे में अब बिहार विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। भाई वीरेंद्र पर आपत्तिजनक शब्द बोलने का आरोप, जिस पर स्पीकर की तरफ से नंदकिशोर यादव की तरफ से जो चेयर पर मौजूद थे उनकी तरफ से भाई वीरेंद्र से माफी मांगने को कहा गया, लेकिन भाई वीरेंद्र ने माफी नहीं मांगी। पक्ष विपक्ष के बीच हंगामा और बढ़ा और इसके बाद अब बिहार विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बिहार विधानसभा में खड़े होकर नीतीश कुमार ने जमकर तेजस्वी यादव पर हमला बोला। लालू राज, राबड़ी राज की याद दिलाते हुए तेजस्वी यादव को कहा कि वो बच्चे हैं, उनको कुछ पता नहीं है। आरजेडी ने किसी के लिए कुछ नहीं किया। मुसलमानों से लेकर महिलाओं तक के लिए बिहार में अगर किसी ने काम किया तो वो सिर्फ नीतीश राज में काम हुआ। कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार की तरफ से निशाने पर लिया गया आरजेडी को कि आरजेडी के राज में शाम के समय लोग घर से निकलने में डरते थे। तेजस्वी बच्चे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं। ये कहकर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। लालू और राबड़ी देवी दोनों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमला बोला है। लालू राज, राबड़ी राज की याद दिलाकर नीतीश कुमार ने घेराबंदी तेजस्वी यादव की है, क्योंकि बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव है और ऐसे में आरजेडी को उसके इतिहास को याद दिलाते हुए नीतीश कुमार की तरफ से घेरा गया। नीतीश कुमार ने लालू राज, राबड़ी राज की याद दिलाई और लालू राज, राबड़ी राज को हथियार बनाकर तेजस्वी यादव पर जोरदार वार किया। पहले पटना में शाम को घर से कोई निकलता नहीं था। लालू और राबड़ी देवी पर सीएम नीतीश कुमार का ये जोरदार निशाना। महिलाओं से लेकर मुसलमानों तक किसी के लिए अगर कुछ काम हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश राज में हुआ है। और ऐसे में डिप्टी सीएम बिहार के सम्राट चौधरी भी हैं, विजय सिन्हा भी हैं। विजय सिन्हा इस वक्त मीडिया के सामने क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। अध्यक्ष जी के द्वारा बोलने का नेता प्रतिपक्ष को मौका मिला, लंबे समय तक बोले। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े ही प्रेम से समझाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि 2 दिन अब बचा है, शांति से जनता के हित के प्रश्नों को चलने दिया जाए। और उन लोगों ने जिस तरह के भाषा का उपयोग किया और नेता प्रतिपक्ष दोबारा खड़े हो गए और उनका एक नेता है भाई वीरेंद्र जी कहता है ये विधानसभा किसी के बाप का है। इस तरह का उसके जंगल राज के अराजकता सदन के अंदर गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। ये भूल गए हैं कि ये 90 का दशक नहीं है, जनता को भरमाने का, SIR पर लोगों को बरगलाने का ये बयानबाजी कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री ने तो साफ कहा कि 2 दिन के बाद सदन खत्म होगा, चुनाव में जाइए, जनता मालिक है, जिसको जनता आशीर्वाद देगा आइए, उसका ये विरोध कर रहे हैं। और जिसका बाप का है ये शब्द का उपयोग पर हमने कहा कि माफी मांगिए। ये माफी नहीं मांगना, ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज का प्रदर्शन सदन के अंदर और सदन के बाहर कर रहे हैं। लेकिन 90 का दशक नहीं है, ये 2025 है, 21वीं सदी का। अब बिहार गुंडा राज में नहीं जाएगा, बिहारी का अपमान नहीं होगा और बिहारी के सम्मान के लिए हर तरह से बलिदान देने के लिए हम लोग तैयार हैं। माफी नहीं मांगेंगे तो फिर ऐसे लोग को सदन में बैठने का उचित नहीं है। तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से साफ तौर पर गुंडा राज, जंगल राज की याद दिलाकर घेराबंदी आरजेडी की गई है। और आज सदन में जो कुछ हुआ है वो आर पार जो देखने के लिए मिली है। तेजस्वी यादव पर पलटवार नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने सदन में खड़े होकर किस अंदाज में किया है, जरा वो सुनिए। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था और 6 से हम लोगों ने जो काम किया
ये दोनों चीजों को याद रखिए। अरे पहले का बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है? आज 3 लाख से भी ज्यादा। और केंद्र सरकार ने भी, सुनिए, केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है और मिलकर के बिहार में जो चीज की कोई कमी थी हम लोग चारों तरफ घूम करके देखे हैं और जहां कोई कमी थी उसको भी कर दिया और एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं। शशांक से ही जानते हैं जरा। शशांक, बताइए जरा दर्शकों को विस्तार से, ये आमना सामना बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का बड़ा जोरदार रहा आज। देखिए, आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है। जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो तेजस्वी यादव वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान पर अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि एसआईआर पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है हम उस पर जो है सवाल उठा रहे हैं। हम जिन क्वेश्चंस को उठा रहे हैं उसका जवाब जो है वो चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। ये पूरी इसकी जो प्रक्रिया है वो सवालों के घेरे में है। सो अगर 2003 में जो है आखिरी बार जो है वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान चला था तो तब से तो उसी आधार पर चुनाव हो रहा था। क्या इसका मतलब नीतीश कुमार जो है फर्जी वोटरों के सहारे चुन कर आए? इस तरह के वो सवाल जो है वो उठा रहे हैं। तो साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी वाले बार बार कह रहे हैं कि घुसपैठिया कई सामने आए हैं वेरिफिकेशन के दौरान, लेकिन चुनाव आयोग तो कह रहा है कि कोई भी घुसपैठिया सामने नहीं आया। तो आखिर ये किस तरह का मामला, इसी पर वो बोल रहे थे। तभी नीतीश जो है अचानक खड़े हो गए, भड़क गए। उन्होंने तेजस्वी से कहा कि तुम्हारे माता पिता के शासनकाल में कोई काम होता था? कोई शाम में घर से निकलता था? महिलाओं के लिए कुछ हुआ था? हमने कितना काम किया बिहार वासियों के लिए, ये देखो तुम अभी बच्चा हो, तुमको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तेजस्वी जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, खड़े भी हुए थे। इसी बीच डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने उनको कहा कि चुप रहो, तुम बैठो। इसी पर आरजेडी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र भड़क गए। उन्होंने सीधा कहा कि ये सदन किसी के बाप का नहीं है। तो स्पीकर ने उनको टोका कि इस तरह के शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। स्पीकर ने तेजस्वी को कहा कि आपके जो विधायक हैं वो जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो कहीं से भी उचित नहीं है, खेद प्रकट करवाइए। तो तेजस्वी ने कहा कि हमने ठीक से सुना नहीं कि उन्होंने क्या कहा है। किसी को ये करना, परेशान करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हम एसआईआर पर चर्चा चाहते हैं। उसके बाद भारी हंगामे के बाद सदन की जो कार्रवाई है वो 2 बजे तक के लिए जो है वो स्थगित हो गई। लेकिन देखिए, एसआईआर पर लगातार हंगामा हो रहा है। विपक्ष साफ तौर से कह रहा है कि इस मुद्दे पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। हमारे जो क्वेश्चन हैं उसका जवाब दिया जाए। नीतीश इस पर जवाब दे। नीतीश आज खड़े हुए थे, उम्मीद की जा रही थी कि वो एसआईआर पर बोलेंगे, लेकिन फिर से वो आरजेडी शासन में क्या होता था, क्या नहीं होता था, क्या गुंडा राज था, यही सब वो बोलने लगे। जबकि सत्ता पक्ष जो है उससे चाह रहा है विपक्ष की आप जो है एसआईआर पर अपनी बात रखिए। लोगों का नाम काटा जा रहा है, 2 करोड़ लोगों का नाम काटने का लक्ष्य रखा गया है। जो गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक दलित है उनका नाम मतदाता सूची से काटा जा रहा है। बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। तो विपक्ष जो है सत्ता पक्ष से जवाब खोज रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष अंदर इस मुद्दे पर अभी कुछ बोल नहीं रहा है। बाहर भी जो है धरना प्रदर्शन महागठबंधन विधायकों का हुआ था। तब एनडीए विधायकों ने ये जरूर कहा कि ये जो पूरा अभियान है ये वोटर लिस्ट की शुद्धता, निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, किसी का नाम नहीं काटा जा रहा। अच्छा शशांक, एक और बात यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि पिछले दिनों जिस तरीके से एक के बाद एक मर्डर्स बिहार में हो रहे थे और बिहार की जो कानून व्यवस्था है वो सवालों के घेरे में आ गई थी, उसके बाद ये माना जा रहा था कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जो एनडीए है वो उस रूप में जंगल राज के मुद्दे को लेकर घेराबंदी आरजेडी की, महागठबंधन की नहीं कर पाएगा। लेकिन आज हमने देखा न सिर्फ सदन में बल्कि सदन से बाहर आकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भी अभी हम दर्शकों को सुना रहे थे, वो दोबारा से जो आरजेडी का राज था वो किस तरीके से जंगल राज था, वो कैसे गुंडा राज था, उन्हीं तमाम आरोपों को लेकर घेराबंदी फिर से आरजेडी और महागठबंधन की एनडीए की तरफ से की गई। शशांक, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिहार में तो मौजूदा स्थिति में तो लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त होता दिख रहा है। एक के बाद बड़ी आपराधिक घटनाएं हो रही है। विपक्ष तो कहीं रहा है कि महाजंगल राज है, लेकिन फिर से आरजेडी के शासनकाल में जो जंगल राज था उसका मुद्दा जो है सदन के अंदर नीतीश ने भी उठाया। उसके बाद भारी हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई 2 बजे के लिए स्थगित हुई। तो बाहर परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ने फिर आरजेडी के शासनकाल के जंगल राज का मुद्दा उठाया और राजद को घेरने की कोशिश की है। लेकिन हंगामा एसआईआर पर हो रहा है। विपक्ष एसआईआर पर चर्चा चाहता है जो सदन में हो नहीं रहा है। 100 बात की एक बात अभी यह है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमारे सहयोगी शशांक दे रहे हैं। और इस बीच भाई वीरेंद्र, जिनको लेकर आज ये पूरा हंगामा इतना बढ़ गया बिहार विधानसभा में, वो क्या कह रहे हैं सुनाते हैं आपको।
कुमार को किस तरह से बेइज्जती की जा रही है। अब इनको राजनीति करना है कि नहीं करना है यह हम नहीं जानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी को एक्शन लेना चाहिए और उनको डिसीजन लेना चाहिए। जिस तरह से धनखड़ जी को जवाब देकर हटाया गया है, इनको भी हटाने का साजिश रच दिया है। बिहार में अपराध अब हो गया, बहुत लोग हैं, अब हो गया। भाई वीरेंद्र को आप सुन रहे थे। दरअसल विजय सिन्हा जब सदन से बाहर निकले, क्योंकि कार्रवाई जो है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, तो उनकी तरफ से भाई वीरेंद्र का नाम लेकर ही कहा गया कि उन्होंने आपत्तिजनक बात कही। उन्होंने कह दिया कि बिहार विधानसभा किसी के बाप की थोड़ी और इसी पर आपत्ति दर्ज कराई है, उनको माफी मांगनी चाहिए। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं भाई वीरेंद्र क्या कह रहे हैं। असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया। अगर इसको असंसदीय कहते हैं तो मैं उस पर ये करूंगा। कहा जा रहा है क्या? और इस पर इसके बाद जो है मंत्री ने गाली दिया, माँ के लगाकर गाली दिया है पीएचडी मंत्री ने और कई मंत्रियों, जीवेश मिश्रा भी। आप उसका फुटेज निकालिए और तब उस पर बहस होगी। सीएम ने भी अरे माफी किस बात का? कौन सा गलत काम कर दिया मैंने? सदन किसी की बपौती नहीं है, ये तो मैंने गलत कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि कहा हूँ। विजय सिन्हा कह रहा है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। विजय सिन्हा हमारे जस्टिस यशवंत वर्मा केस में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच बनाएगा, नई बेंच बनेगी। चीफ जस्टिस इस बेंच में शामिल नहीं होंगे, ये जानकारी मिल रही है। तो जस्टिस वर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार। सीजीआई की तरफ से कहा गया है मैं मामले की सुनवाई नहीं कर सकता। इस बेंच में जो नई बेंच बनेगी उसमें चीफ जस्टिस शामिल नहीं होंगे। तो नई बेंच बनेगी जो जस्टिस वर्मा मामले में सुनवाई करेगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं निपुण से। निपुण, क्या जानकारी? देखिए, जस्टिस वर्मा ने याचिका पिछले सप्ताह दाखिल की थी और अब उसे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा। कहा इसमें कुछ संवैधानिक सवाल हैं, इन पर सुनवाई होनी चाहिए। जिस तरह से कमेटी बनी, जिस तरह से जांच हुई और जैसे सिफारिश भेजी गई सरकार को इन्हें पद से हटाने के लिए, इन सभी मामलों पर विचार की जरूरत है। चीफ जस्टिस ने सुनवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा ठीक है, इस याचिका को हम सुनवाई के लिए लगाएंगे, लेकिन मैं खुद इस मामले को नहीं सुनूंगा, क्योंकि तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जिन्होंने ये सारे कदम उठाए थे, उन्होंने हर कदम उठाने से पहले मुझसे भी सलाह मशवरा किया था। मैं उस प्रक्रिया में शामिल था, इसलिए मैं खुद इस मामले को नहीं सुनूंगा। तो ऐसे में ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द सुनवाई करेगा मामले की और एक बेंच का गठन किया जाएगा जिसमें चीफ जस्टिस बीआर गवई खुद शामिल नहीं होंगे। और वहीं दूसरी तरफ निपुण, सवाल यह भी हो जाता है कि अब जबकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार, नई बेंच का गठन किया जाएगा, तो जो संसद में वो महाभियोग के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी है, उस पर इसका कोई असर होगा क्या? जी नहीं, इस पर उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक न्यायिक शुद्धता के हिसाब से एक कदम उठाया था, एक कमेटी बनाई थी, लेकिन संसद में जो प्रक्रिया चलती है किसी जज के भ्रष्टाचार या दुराचरण के मामले में, वो जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत चलती है, जहां पर कि संसद खुद एक कमेटी का गठन करती है और उसके बाद उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे सदन में चर्चा होती है। तो वो एक अलग प्रक्रिया है। जस्टिस वर्मा निश्चित रूप से एक लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक फेस सेविंग की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर कि उन्हें उम्मीद होगी कि शायद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कुछ राहत मिले। लेकिन जहां तक संसद में चल रही प्रक्रिया की बात है, ये दोनों आपस में सीधे जुड़े हुए नहीं है। संसद अपना काम स्वतंत्र रूप से कर सकती है। मस्जिद में मीटिंग को लेकर अखिलेश यादव की तरफ से जवाब आया है और अखिलेश यादव ने जवाब में कहा है कि मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। यह अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव आगे कहते हैं, आप लोग बीजेपी के चक्कर में फंस गए हैं। बीजेपी तो चाहती है कि कोई जुड़े ही नहीं, बीजेपी तो चाहती है दूरी बनी रहे, बीजेपी के पास भी तो अल्पसंख्यक मोर्चा है। ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है, सुनिए। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूँ कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है, हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।